नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं 16 साल की थी जब मेरी दीदी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। मेरे माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी मेरे जीजा से करने का फैसला लिया था, लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था क्योंकि वह बहुत हट्टे कट्टे थे और मैं 16 साल की नाजुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई। शादी की पहली रात वह मेरे करीब आने लगे तो मैं उन्हें देखकर डर गई। वह कहने लगे, डरती क्यों हो तुम? मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे चुप कराऊं। बस वह रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहला फुसलाकर मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद उस वक्त एक बहुत बड़े दुख से गुजर रही थी क्योंकि मैंने भी अपनी बहन खोई थी। लेकिन जब वह बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पापा कमरे में आए। मुझे उस बच्चे के साथ रोता देख वह कहने लगे, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, पापा यह बच्चा चुप नहीं हो रहा है, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरते हुए कहने लगे, इसने भी तो दुनिया में आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते थे हम लोग? मैं बड़ी ही मुश्किल से अपनी माँ और भांजे को संभाल रही थी। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वह दीदी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी दीदी की मौत के बाद मेरे जीजा अब तक एक बार भी मेरे घर नहीं आए थे। मेरे दीदी और जीजा की लव मैरिज थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे वह दोनों, लेकिन मेरी दीदी की उम्र कम थी। पहले तो मेरे माता पिता इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि अभी मेरी बेटी की उम्र कम है, इसीलिए वह दीदी की शादी अभी नहीं करना चाहते थे। लेकिन दीदी भी जिद पर आ गई थी और उधर जीजा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन मेरे माता पिता को दोनों की शादी करवानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मेरी दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा लें। लेकिन पहले बच्चे को जन्म देते ही मेरी दीदी इस दुनिया से चली गई। शायद उनकी उम्र भगवान ने इतनी ही लिखी थी। अब 1 महीना गुजर चुका था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। फिर एक दिन हमारे जीजा घर आते हैं। उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, लाल आंखें थी। वह बहुत डरावने नजर आ रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर अपने बेटे को गोद लिया और प्यार किया। तभी मेरी माँ कहने लगी कि रेखा अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है बच्चे को, और मैं तो वैसे भी बीमार ही रहती हूँ। जब से मेरी नीलम की मौत हुई है मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। मेरे जीजा कहने लगे, आंटी भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती हो और एक दूसरे को हौसला दे सकते हो। मेरे बारे में भी तो सोचो। खाली घर में मुझे नीलम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मैं कैसे वहाँ अकेला रहता हूँ यह मैं ही जानता हूँ। उनका गम अपनी जगह हमसे बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली और कहने लगी, अभी तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन छुट्टियाँ खत्म होने के बाद रेखा की 10वीं क्लास शुरू हो जाएगी। बेटा मैं तो छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाली जा चुकी है। तुम्हें अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तुम दूसरी शादी कर लो। यह सुनते ही मेरे जीजा के माथे पर सिकुड़न आ गई और कहने लगे, आंटी आप यह कैसी बातें कर रही हैं? नीलम की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। आप जानते हैं मैं उससे कितना प्यार करता था। उसके नाम पर मैं पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी माँ कहने लगी, जानती हूँ तुम नीलम जैसा प्यार किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की ज़रूरत है ना। तभी मेरे जीजा कहने लगे, क्यों, क्या मौसी नहीं पाल सकती? रेखा तो अभी छोटी है, सिर्फ 16 साल की है। आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है? जब तक वह 20-22 साल की होगी तब तक मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा रेखा का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सहन नहीं कर पाएगा, यह तो पक्का है। आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। यह ज़िंदगी अकेले नहीं कटेगी। मेरे जीजा कहने लगे, मुझे शादी नहीं करनी, ना अभी और ना फिर कभी।
मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में नीलम का गम ताज़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना ताकि तुम्हारे बच्चे को उसकी माँ मिल जाए, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो कान्हा छोटा है, जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद की उसे आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात जीजा को बुरी लगी थी, इसीलिए वह तुरंत उठकर चले गए और इसके बाद वह पूरे 4 महीने बाद आए थे। कान्हा अब 5 महीने का हो चुका था। अब तो मेरे बगैर रहता ही नहीं था। मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती थी। स्कूल से आती तो वह रो रहा होता था। माँ उसे बहला फुसलाकर थक जाती, लेकिन वह चुप ही नहीं होता था। स्कूल से आने के बाद मैं उसे गोद लेती तो उसका रोना बंद हो जाता था। मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाना खाता था। कान्हा मुझे अपनी माँ समझने लगा था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वह मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार जीजा को कहती कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन पता नहीं वह क्या सोचकर बैठे थे। माँ के बार बार बोलने पर 4-5 महीने बाद आते, 1 ही घंटा बैठते और शायद मेरी माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे और फिर उठकर चले जाते। हर महीने वह कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाते, कान्हा के खर्च के लिए। दिन यूं ही गुजरने लगे और मैं अब 17 साल की हो गई थी और कान्हा भी 1 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रह सकता था। वह मुझे मम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था। काफ़ी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने जीजा को बुलाया और कहने लगी कि रेखा का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि उसकी शादी कर दें। यह सुनकर वह कहने लगे, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या कान्हा आपकी औलाद नहीं है? यह आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करो। इससे इसकी माँ मत छीनो। कान्हा रेखा को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है। 2-3 साल और रुक जाओ, तब तक कान्हा भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। फिर देखना, मैं खुद ही रेखा की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल तो होने दो कि मैं उसके साथ रह सकूं और वह मेरी बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? वह अभी रेखा की जान नहीं छोड़ता है, उसे अपनी माँ समझता है। अगर वह बड़ा हो गया तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाएगा और वक्त का कुछ पता नहीं। मैं भी बीमार रहती हूँ और रेखा के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। मेरे जीजा बोले, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर रेखा की शादी मुझसे ही कर दो। जीजा ने यह बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीजा ऐसा भी कह सकते हैं। यह सुनते ही मेरी माँ ने हैरत से उन्हें देखा और कहने लगी, तुम रेखा से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो, फिर तुम्हारे साथ रेखा की शादी कैसे हो सकती है? फिर मेरे जीजा कहते हैं, तो फिर क्या हुआ? कान्हा रेखा को अपनी माँ समझता है, अब इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊँगा तो पता नहीं वह मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है वह इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे को मारती पीटती रहे। रेखा इसकी मौसी है, इसके साथ अच्छे से रहेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए जो रेखा से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी। देखो रेखा मेरी एक ही बेटी है, अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ कान्हा की माँ की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बीबी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे। यह बात सुनकर मेरे जीजा के माथे पर सिकुड़न आ गई और बोले, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे जीजा भी अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे, देखने में भी खूबसूरत थे कि कोई भी लड़की उनको देखकर अपना दिल उन्हें दे बैठेगी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे? मैं तो उन्हें हमेशा अपने भाई की नज़र से देखती थी।
उनके घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन इसके अलावा उनमें कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो कान्हा की थी, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की ज़रूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा, उसे सगी माँ की तरह प्यार करे ना करे, यही सोच समझकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। और ऊपर से उनके घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इधर कान्हा भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया था। जीजा में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिस बात पर मैं ऐतराज़ करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि अब मैं कान्हा की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि कान्हा से मुझे अब बहुत लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी से मेरी और सुरेश यानी मेरे जीजा की शादी कर दी गई। मैं जब विदा होकर सुरेश के घर आई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने सुरेश के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। फिलहाल के लिए तो मेरा दिल बहुत खाली था, इसमें कोई फीलिंग नहीं थी। मुझे लगा शायद वह मेरे साथ वैसा ही करेंगे जैसा एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उन्होंने मुझे एक अलग कमरा दिखा दिया। कहने लगे, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम कान्हा के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैंने बड़े ही हैरत से सुरेश को देखा तो सुरेश मेरे पास आकर कहने लगे, मेरे दिल में कल भी नीलम थी और आज भी नीलम ही है और हमेशा नीलम ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की माँ बनकर आई हो और तुम कभी मेरे बीवी बनने की कोशिश भी मत करना। यह कहकर वह मेरे कमरे से जा चुके थे और मैं चुपचाप हैरान हुई नज़रों से उन्हें देखती रही। मेरा कमरा खाली हो चुका था। कान्हा मेरी उंगली पकड़े मम्मा मम्मा कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और कान्हा को बेड पर लिटाकर सुला दिया और अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही मेरी शादी जैसी भी हालत में हुई थी, लेकिन मेरे लिए यह एक नया एहसास था। मैं सुरेश को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ पति पत्नी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने तो मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती कर दी थी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मेरा दिल दुखाया था। मैंने सोचा इससे तो अच्छा था कि मेरी माँ मेरी शादी और किसी से कर देती, कम से कम वह मेरे साथ इस तरह से तो ना करता। यह आदमी तो बड़ा पत्थर दिल है। इतने आराम से मुझे यह सब कुछ सुनाकर चला गया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहती थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करे। जब वह नीलम से प्यार करते थे तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बहन कितनी खुश नसीब है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन अब यही बात मुझे चुभने लगी थी। वह मेरे सामने ही मेरी दीदी की प्यार भरी कहानी सुना गए थे। दीदी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उनकी ज़िंदगी में आ गई थी। उनका फ़र्ज बनता था कि वह मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ और मेरे हिस्से का प्यार मुझे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुबह मैं उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने टेबल पर नाश्ता रख दिया। सुरेश ने चुपचाप नाश्ता किया। उन्होंने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उस पत्थर दिल इंसान को देखकर अपने दिल ही दिल में आंसू बहा रही थी। खूबसूरती में तो मैं अपनी बहन से कई ज़्यादा अधिक थी, लेकिन सुरेश ने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी दीदी ही बसी थी और हर दिन अब यूं ही गुजरने लगे। पूरा दिन या तो मैं काम पर लगी रहती या कान्हा में लगी रहती, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरा हाल चाल लेना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन मेरी ज़रूरत का हर सामान वह लाकर रख देते थे। मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए यही सब कुछ काफ़ी नहीं होता है। उसे उसके पति का प्यार भी चाहिए होता है, जो मुझे नहीं मिल रहा था। हर लड़की के अंदर यह ख्वाहिश होती है कि मेरा पति मुझे प्यार से देखे और मेरी तारीफ करे।
एक बार यूं ही मेरा तैयार होने का जी चाहा तो मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुला छोड़ दिए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि उस समय सुरेश घर पर आ गए। मुझे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए थे। गुस्से से मुझे देखकर बोले, यह क्या पहन रखा है? तुम इस तरह तैयार होकर मुझे लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो? क्या मैं कमज़ोर किरदार का मालिक हूँ कि तुम मेरे सामने सच संवर कर आओगी तो मैं अपने होश खो बैठूंगा और तुम्हारे करीब आ जाऊंगा? शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसे हथकंडे अपनाने में? उनकी यह बातें सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। सुरेश ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वह ऑफिस से इतनी जल्दी घर आ जाएंगे और इस तरह मुझे जलील करेंगे। मैंने कमरे में जाकर कपड़े बदले और फूट फूट कर रोने लगी। कान्हा मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर वह मेरे पास आया और मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और बोला, मम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पापा ने आपको डांटा है तो क्या हुआ? मैं आपका प्यारा बेटा हूँ ना। आप पापा को छोड़ो, आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी वह भी मुझे उसी तरह बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर किस की तो मैंने भी अपने आंसू साफ किए। रोते हुए मैंने अपना सारा मेकअप बिगाड़ दिया था और मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त कान्हा के लिए जरा सा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे एकदम से यह महसूस होने लगा कि अगर मेरी जिंदगी में कान्हा ना होता तो शायद आज मेरे साथ यह सब ना होता। कान्हा की वजह से मेरी शादी सुरेश से हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। कान्हा ने मेरा ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा आप तो प्यारी वाली भूतनी सी लग रही हैं। अभी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे फिर झगड़ा करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वह तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं और तैयार हूं, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा एक बार भी मेरा दिल यह सब करने को नहीं किया। अब मैं 20 साल की हो गई थी। आज मेरा 20वां जन्मदिन था। पता नहीं क्यों उस दिन मेरा मन तैयार होने को हो रहा था। मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था, बाल भी खुला छोड़ दिए थे। दिन का समय था, सुरेश ऑफिस में था, इसीलिए मैंने हल्का फुल्का मेकअप भी किया था। कान्हा मेरे पास ही मौजूद था। अब तो इसकी स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत ज़्यादा बेचैन होती तो मेरे दिल में कान्हा के लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस एहसास को झटक दिया करती थी। मैं उसे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह मोहब्बत करती थी। उसके बाप की सज़ा मैं बेटे को कैसे दे सकती थी? उस दिन मैं तैयार होकर बैठी थी, तभी कान्हा ने मोबाइल में मेरी तस्वीर खींचकर सुरेश के नंबर पर भेज दी। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरा शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी गुस्से में सुरेश घर आए। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल उन्होंने अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। कहने लगे, यह सब क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहाँ मीटिंग में बिजी हूँ और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने यह सब हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो हक्का बक्का होकर उनके चेहरे को देख रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। अगले ही पल उन्होंने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटक दिया था। मेरे हाथों में लाल रंग की कांच की चूड़ियाँ थी, जो मैंने बड़े ही प्यार से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उन्होंने मेरा हाथ टेबल पर पटक दिया। जोर से टेबल पर हाथ रखने की वजह से
चूड़ियाँ टूटकर इधर उधर बिखर गई, कुछ तो मेरे हाथ में भी चुभ गई थी। डर की वजह से कान्हा मेरे पीछे छुप गया था और मैं बस सिसकियां भरकर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर सुरेश के नंबर पर भेजी गई थी। वह तो कान्हा था जिसने अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उनके पास भेज दी थी, लेकिन सुरेश के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना और अपनी पसंद का खाना खाना, यह सब कुछ अब मेरी किस्मत में नहीं था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर बैठकर रोती रही। आखिर मैं भी कब तक इन सारी मुसीबत का सामना करती। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंख बंद नहीं हुई। कान्हा दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वह अपने पापा के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैं बिल्कुल बदल चुकी थी। सुरेश मुझे पलटकर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं उसको कुछ कहूँगी ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से एक मौका मिल जाए और वह मेरी बेइज्जती कर सके, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं एकदम चुप रही। मेरे दिमाग में यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ कान्हा की माँ हूँ और मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कान्हा का ख्याल रखना और अपने पति की ज़रूरत को पूरा करना है। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारा प्यार और जज्बात मेरे ख्वाब बनकर रह गए थे। मैं अपनी उम्र की लड़कियों को देखती, वह अपने पतियों के साथ घूमती फिरती और सजती संवरती, लेकिन यह सब मेरी किस्मत में कहाँ था। मैंने बड़े प्यार से कान्हा को नाश्ता कराया, उसके बाद उसे स्कूल छोड़कर घर के सारे कामकाज किए। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने शादी में लाकर दिए थे, मैंने उन सब में आग लगा दी। अब मैंने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। न जाने कितने कितने दिन तक बालों में कंघी नहीं करती थी, लेकिन कान्हा और सुरेश के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं उसे बखूबी निभाती थी। मैंने सुरेश से बोलना ही छोड़ दिया था। जब कभी ज़रूरत होती तो बोल दिया करती थी, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे चुपचाप कामों में लगा देखकर सुरेश को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। कभी कभी वह मुझसे बात करने की कोशिश करते, लेकिन मैं बस हाँ में जवाब दे देती। फिर उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इन सब बातों से ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरी फीलिंग तो कब की ख़त्म हो चुकी थी। कान्हा स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। घर के कामों से जो टाइम बचता, मैं वह टाइम कान्हा की पढ़ाई को दे देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ियाँ क्या होती हैं यह तो मैं भूल ही गई थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, मैंने कभी सज संवर कर नहीं मनाया था। लेकिन इस बार जब होली आई तो सुरेश कान्हा को शॉपिंग कराने लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे भी चलने को कहा, लेकिन मैंने घर के कामों का बहाना देकर मना कर दिया। जब सुरेश कान्हा के साथ आए तो बड़े ही खुश थे। मेरे पास आए और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह कहते हुए वह बहुत झिझक रहे थे और चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। मैं तो हैरान थी कि इतने सालों में वह मेरे लिए कुछ लाए थे। जब मैंने वह कागज़ खोलकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें लाल रंग की चूड़ियाँ थी, जो कि मेरा पसंदीदा कलर हुआ करता था। मैंने एक सरसरी नज़र चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, यह आप किस लिए लाए हैं? सुरेश मुझे हैरत से देखने लगे और बोले, मतलब अपने बेटे की माँ के लिए मैं कुछ ला नहीं सकता? तुम्हें लाल कलर की चूड़ियाँ पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नज़र उठाकर मैंने उनकी तरफ देखा तो एक पल को मुझे उनकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद इतने सालों में उन्हें यह एहसास हो चुका था कि मैं उनकी बीवी हूँ। उनकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक दूसरी औरत भी थी जो उनके बेटे से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा शायद अब उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियाँ लेकर वहीं टेबल पर रख दी और कहा, मैं अभी काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से चली गई। लेकिन मुझे अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। त्योहार था तो सभी तैयार थे। मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माता पिता मेरे घर आए थे।
और सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दो दो बच्चों की माँ बन चुकी हैं और आज भी पूरी तरह से तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, खूब मेकअप करती हैं, अपने आप को हमेशा साज संवार कर रखती हैं, लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में दिख रही हो। सुरेश ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चले आए और कहने लगे, तुम यह सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी तैयार हैं, एक तुम ही हो जो घर के कामों में लगी हो। चलो आओ, यह सब काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज सुरेश मुझे मुस्कुराकर देख रहे थे, कहने लगे तुम तैयार हो जाओ। वह मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा आपको याद आ गया, मैं इतने सालों से तो इसी हालत में रहती हूँ और साल में न जाने कितने त्योहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल सुनकर वह थोड़ा दुखी हुए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस है। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगवाई और ना ही नए कपड़े पहने हैं और ना ही कोई ज्वेलरी। तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी हैं और नीलम के हिस्से की भी तो तुम्हारे पास ही हैं। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसी रहती हो। शायद सुरेश को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कान्हा भी सो चुका था। मैं यूं ही अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी, तभी सुरेश मेरे कमरे में आए। उनको देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, क्योंकि रात के वक्त आज पहली बार वह मेरे कमरे में आए थे। वह मेरे सामने बैठ गए और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगे, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया तो कहने लगे, देखो रेखा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है। मैं जानता हूँ नीलम की मोहब्बत में मैं अंधा हो चुका था, लेकिन यह बात तुम भी जानती हो कि नीलम मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। उसका इस तरह से चले जाना मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया था। मैं तो नीलम का दीवाना सा हो गया था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक भी भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने मेरे बेटे को अपनी औलाद की तरह पाला है और मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया और जब यहाँ आई तो जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पति था। तुम मुझसे पति जैसा तो नहीं, पर एक दोस्त के जैसा व्यवहार रखने की तो उम्मीद करती ही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। मेरी कलाई पर अभी भी उन टूटी हुई चूड़ियों के निशान थे। वह निशानों को छूकर सुरेश कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। सुरेश के आंखों में खुमारी छाने लगी थी। उसने अपने साथ लाई हुई लाल रंग की चूड़ियां मेरी कलाई में पहनाई। धीरे धीरे वह मेरे करीब आने लगे। मैं उनके जज्बातों का मतलब समझ चुकी थी, इसीलिए मैं उठकर खड़ी हो गई। यह सब अरमान तो मेरे दिल से कब के खत्म हो चुके थे। मैंने पलटकर सुरेश को देखा और कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ कान्हा की माँ हूँ, इससे ज़्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात थे। कभी मैं भी यह दुआ करती थी कि आप मेरे अच्छे पति बनकर रहें और मुझे मेरे हिस्से की खुशी दें, लेकिन अब मेरे यह सब जज्बात मर चुके हैं। मेरे साथ प्यार से बात करने की तो बात दूर थी, आपने तो मुझे कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मेरा भी दिल तैयार होने को करता था ताकि आप मेरी तारीफ करें, मेरे लिए भी तोहफे लेकर आएं और बाहर घुमाने ले जाएं और मेरा ख्याल रखें। मेरे हर मुश्किल के वक्त आप मेरे साथ खड़े रहें, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। हर बार आपने मुझे जलील किया, मुझे हर वक्त यह बताया कि मैं दूसरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ कान्हा की माँ हूँ। अब जब मेरे जज्बात राख हो चुके हैं तो आप मुझे सुहाने ख्वाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं, तो देखिए, अगर आपके अंदर के जज्बात जाग रहे हैं और अपने अंदर के जज्बातों को ठंडा करना चाहते हैं, तो बेहतर है जाएं और दूसरी औरत से शादी कर लें जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। मैं सिर्फ और सिर्फ कान्हा की माँ हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरी तरफ से आपको खुली आज़ादी है, आप तीसरी शादी भी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकल गई। कुछ देर बाद सुरेश भी मेरे कमरे से जा चुके थे। मैं वहीं बाहर खड़ी रही, कितनी ही देर तक अपने आंसू को अपने अंदर
अंदर उतारती रही। मैं चाहकर भी उनके लिए अपने अंदर जज्बात नहीं बना पा रही थी। औरत जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर लेती है, तो चाहे जो भी हो, उसे कोई खोल नहीं सकता। औरत कोई खिलौना नहीं होती कि बार बार जलील करने के बाद भी कोई समझे कि वह उसे पहले जैसा कर देगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।